अब ये चैप्टर 10 है हमारा सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि MGP 13 का है। ये मास्टर का बुक है। मास्टर्स अगर पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं आप तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर। हम यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ NGO इन पीस प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या रोल है NGO का पीस को जो पीस मेंटेन करने में जो प्रोसेस होता है NGO का, उस पर क्या रोल होता है, क्या रोल है एनजीओ का पीस मेंटेन करने में। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो और फिर उसके बाद है कौन है एनजीओ और कितने तरह के एनजीओ होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इन एनजीओ का, मेथड और स्ट्रैटेजी क्या है एनजीओस का। उसके बाद हम देखेंगे जो कुछ प्रोमिनेंट एनजीओ, फिर टेकिंग अप अ काउ समरी टर्मिनल क्वेश्चन सजेस्टेड रीडिंग। तो अगर इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ट्रू पीस। जैसे कि हमने अगर आप ग्लोबल पीस मूवमेंट अगर पिछले वाली मतलब चैप्टर 9 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा और समझना काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, ट्रू पीस इज़ नॉट जस्ट अ मेयर absence of war, it is a situation where in addition to the absence of war there is no hunger or poverty and the peoples are happy, healthy, safe and wise can lead a sustainable life। तो एनजीओस का काम क्या एक तरह से रहता है, सिर्फ वार खत्म करना नहीं, सस्टेनेबल लाइफ को क्रिएट करना। क्रिएटिंग लास्टिंग पीस इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी वेयर इन एनजीओस आर एमर्जिंग एज क्रूशियल प्लेयर while to a great extent it is the responsibility of government, sovereign, and state to ensure this. The truth is that this very government start war, permit human rights abuses or environmental damage, or jeopardize human security. Seeing the futility of relying on government NGOs, that is non-government organizations, emerge as a counterforce to such power. NGOs have often come into being because an individual or a few committed people have recognized problems that are inadequately addressed by the government. Their cause usually spread by the word of mouth and of late through the internet। तो इसका जो काउस है, कारण, ये इंटरनेट की तरफ से भी मौत या इंटरनेट के द्वारा फैल जाता है। ये सब जो अनहैप्पीनेस है या फिर पीस प्रोसेस को डी मेंटेन करते या मेंटेन करना या डी हार्मोनाइज करना, दोनों में ये काम आते हैं। दे आर रेयरली वेल फंडेड बट आर ड्रिवन बाय देयर ग्रेट पावर ऑफ कमिटमेंट एंड compassion to create a more peaceful and equitable world। Often they have to fight relentlessly against huge authoritarian power and against great odds. In this unit, we will study what is an NGO, their role, goals, method adopted by them, and the wide range of issues they are involved in. We will study some landmark achievement by specific international NGO who have been even receive a Nobel Prize for their effort। अगर हम देखें इनका एम और ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर स्टार्टिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू नो हु आर NGOs, different categories of NGOs and their goals, the important role play in ensuring peace and justice in society, and the step employed by renowned NGOs to achieve their goal। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक आता है हु इज़ एन NGO। यहाँ पर NGO कौन है, तो यहाँ पर NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। NGO इज अ टर्म दैट हैज़ बिकम वाइडली एक्सेप्टेड एज रेफरिंग टू अ लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ नो पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता और इंडिविजुअल या ग्रुप, स्मॉल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं NGO जो कि गवर्नमेंट ना हो इस पर इन्वॉल्व। इवन in case where the NGO is partially or totally funded by the government in maintain its non-governmental status, exclude government representative from membership in the organization। देखो, अगर ये पार्सली या टोटली, आधा या पूरा का पूरा फंड गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो भी ये अपना नॉन गवर्नमेंटल स्टेटस को मेंटेन करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं हमारे MP MLA या किसी भी तरह के गवर्नमेंट
मतलब एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर मेंबर्स नहीं रहते। मेनी प्रोमिनेंट एनजीओ एक्सेप्टेड डोनेशन ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल, ये अच्छी बात है। सो एज टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस दे आर ऑल्सो डिफाइन एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अपने उसे सिविल सोसाइटी भी कहते हैं। डोनेशन ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सम पीस एक्टिविटीज़ लाइक, कुछ पीस एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि डॉक्टर जैन ओबर ओबर जिन्होंने फील किया दैट द टर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैरीज अ नेगेटिव प्रीफिक्स एंड अ मोर पॉजिटिव डेजिग्नेशंस वुड बी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इन्होंने एक कमी निकाली, इन्होंने कहा कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये नेगेटिव है, प्रीफिक्स है, इसकी जगह हमें पीपल्स का ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाहिए। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर जैन ओबर्ग ने, ऐसा इन्होंने फील किया था। डॉक्टर हेजल हैंड्रेसन ये कहते हैं वर्ल्ड रिनो फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो प्रीफर नॉट टू यूज सच अ नेगेटिव प्रीफिक्स लाइक नॉन एंड सो रेफर टू देम एज CSO, या तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन फैक्ट दिस इज व्हाट दे आर, सिविल सोसाइटी इन एक्शन, नॉट फॉर प्रॉफिट, सिटीजन बेस्ड एंड प्रमोटिंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवर वेस्टेड इंटरेस्ट। अदर अल्टरनेटिव टर्म यूज्ड आर सिविल सोसाइटी, वॉलंटरी सेक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब टर्म से, नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अब क्या है, द टर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ वाज नॉट इन कॉमन यूज बिफोर द यूएन फॉर्म। तो ये ऐसा जनरली इसे हम मतलब उस वक्त एनजीओ उतना प्रॉपर मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं था जब यूएन बना था। द मैनर इन विच एनजीओ सेक्टर हैज़ एक्सप्लोडेड और मल्टीप्लाई इन द लास्ट 100 ईयर, particularly after World War II के बाद से ये हुआ, it is really interesting. They were a hardly noticed group in the past, with perhaps the exceptions of International Red Cross. In 909 there were about 17 NGOs. अब ये देखो डाटा बता रहा, 1909 के टाइम पे 17 NGOs थे और 1998 के आते आते ईयर 27,000 NGO हो गए। और जो कि इन 1948 शॉर्टली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन द नंबर ऑफ एनजीओ इन कंसल्टेटिव स्टेटस विथ यूएन स्टूड एट 41 इन 1968, इट वाज 500 एंड 1992 इट वाज 1000। तो कंसल्टेटिव स्टेटस जो था यूएन का एनजीओस में, नंबर एनजीओस जो थे कंसल्टेटिव, जो कंसल्ट करते थे यूएन को, 41 था 1968 में, 500 हुआ, फिर 41 था जब यूएन जब था तब 41 था, 1968 में 500 हुआ और 1992 में 1000 कंसल्टेटिव एनजीओस हो गए। एज ऑफ सितंबर 2008 3183 कंसल्टेटिव स्टेटस विथ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड इकोसॉक के द्वारा कंसल्टेटिव स्टेटस इन्हें दिया गया। अबाउट 400 NGOs accredited to Commission on Sustainable Development, ठीक है। The number of internationally operating NGOs is estimated at 40,000. National number are even higher, with India's figure being estimated as between 1 to 2 million. इंडिया का फिगर अगर एस्टिमेट किया जाए तो 1 से 2 मिलियन के आसपास है। तो अगर हम यहाँ पर अब बात करें टाइप्स की, एनजीओ की टाइप्स की, तो अगर हम सीधा डायरेक्टली अगर टाइप्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एनजीओज है, ह्यूमन के लिए। फिर ह्यूमन राइट्स के लिए, राइट्स उनके अधिकार के लिए है। यहाँ पर क्या ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि रिलीफ प्रभाना डिजास्टर के टाइम में, इमरजेंसी के वक्त में। और ह्यूमन राइट्स जो इंडिविजुअल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एनजीओ है। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए भी एनजीओ है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग के लिए भी एनजीओ है। डिसआर्मामेंट के लिए इन्वायरमेंटल एनजीओ है। तो ये 6 तरह के एनजीओ है यहाँ पर मेंशन है। अब हम इसे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ टाइप्स की बात जो कर रहे हैं, एनजीओ और ऑफनली ब्रॉडली क्लासीफाई एज ऑपरेशनल एनजीओ। ऑपरेशनल जो काम कर रहा है, या तो फिर एडवोकेसी एनजीओ कह सकते हैं। एडवोकेसी एक तरह से वकालत ही हो गया, मतलब सही गलत क्या होना चाहिए, क्या एडवोकेसी एनजीओ। फिर ऑपरेशनल एनजीओ को फर्दर डिवाइड किया गया है रिलीफ ओरिएंटेड या तो फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एज देयर प्राइमरी पर्सन इज टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट। और एडवोकेसी एनजीओ को इसका प्राइमरी पर्पस है डिफेंड करना या प्रमोट करना स्पेसिफिक काउस को। समझे, किसी एक काउस, अगर मान के चलो टेररिस्ट अटैक हो रहा है या तो फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों कास्टिज्म के बेसिस पे, तो ये एडवोकेसी करना, डिफेंड करना।
किसी चीज़ को। दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू रेज अवेयरनेस एंड नॉलेज बाय लॉबिंग, मीडिया वर्क, एक्टिविस्ट इवेंट, ठीक है। अब फर्दर क्लासिफिकेशन कैन बी मेड इनटू, और आगे भी जाकर के इनका 6 ग्रुप पे डिवाइड किया गया है, जो कि नेचर ऑफ वर्क दे डू, नेमली ह्यूमैनिटेरियन जो हमने बात किया उसके ऊपर है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन एंड इन रियलिटी दे ऑफन टेक अप मोर रोल्स और द नेचर ऑफ देयर वर्क चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल हो गया, एनजीओस की बात करें तो केयर है, ऑक्सफैम है, सोका गाकी है, ये देखा रेड क्रॉस है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर भी है, ठीक ना। तो ये क्या करेंगे, डिवाइड देयर वर्क बिटवीन रिलीफ एंड डेवलपमेंट एफर्ट। रिलीफ वर्क इज यूजुअली शॉर्ट टर्म, एम एट प्रोवाइडिंग क्विक इमरजेंसी रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर। और नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन इज एयरलिफ्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मेडिसिन, सेफ वाटर, प्रोवाइडिंग टेंट्स, टेम्प्रोरी शेल्टर, ठीक है, काउंसलिंग, प्रिवेलिंग एपिडेमिक। तो ये सब क्या है, ह्यूमैनिटेरियन एनजीओस है, ठीक है ना। ह्यूमन मतलब क्राइसिस के टाइम पे ये सब काम आता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर यूजुअली लॉन्ग टर्म project aim at helping community to achieve sustainable social, economic and political structure by focusing on education, employment and infrastructure need। और दूसरा में है आपका ह्यूमन राइट्स एनजीओ। तो ह्यूमन राइट्स एनजीओ कौन कौन से है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है। तो इनका काम क्या है, दीज आर एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन हु प्रमोट बेसिक राइट, जो बेसिक राइट जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, जो मोबाइल फ़ोन स्कूल में लेके गया था बच्चा साउथ में, साउथ के स्टेट में। तो वहाँ पर साउथ के जो शायद कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में याचिका गई थी, तो वहाँ पर राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी आया कंसेप्ट। तो इस तरह के एनजीओ ऐसे प्रमोट करते हैं। दे रिसर्च एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एंड द प्रेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस एंड repression repression set standard for human rights which are then lobby for so that governments ratify them and make treaties, provide direct assistance to victim of human rights abuses. The landmark United Nations Universal Declaration of Human Rights came into existence due to persistent lobbying by NGOs। तो ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। By American Jewish Committee, they play the dual role of educating official and public, exerting pressure on institution to condemn offending parties, a process known as सेमिंग। सेमिंग करना, एक तरह से एजुकेट भी करते थे वो ऑफिशियल को, अगर वो अच्छे से प्रेशर पे काम भी नहीं करते थे ढंग से तो सेम भी करते थे। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कौन कौन सा एनजीओ है, इंटरनेशनल सेंटर ऑन नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर क्या होता है, एक्टिविटी में इंगेज कराया जाता है, जैसे कि मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज़ बनाना, कि अगर किसी इशू में जैसे कि पानी का इशू है तो उस पर पब्लिक पॉलिसी बनाना कि बेंगलोर में, कर्नाटक में पानी का समस्या को कैसे दूर करें, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये बात कर रहा था, कॉम्बिनेशन और टोटल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और फॉर्म कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। So their goal is to empower the local communities and also addresses issues like free and fair election, freedom of speech and economic and legal reform। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग में यहाँ पर ये काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, तो जैसे कि TFF है, सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग है, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन होता है पहले, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्पेशली डेडिकेट टू प्रिवेंट एंड रिजॉल्व आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो होता था, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएस से कैसे आता है, या WHO, फिर मतलब UN कैसे आ जाता है, UN आता है इंटरफेयर करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि पीस को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह, तो दे फैसिलिटेट नेगोशिएशन एंड इंश्योर द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन आर अपहेल्ड। तो यहाँ पर ये चीज़ होता है। डिस आर्मामेंट की बात करें तो न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन है, जैसे हमने देखा इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस, ये भी देखा। तो ये क्या करेंगे, ये इन सब चीज़ों को डिस आर्मामेंट करेंगे। यहाँ पर क्या एबॉलिश एफर्ट करते हैं कि एबॉलिश कर दे न्यूक्लियर वेपन, बैन कर दे लैंड माइंस, स्ट्रेंथन करे इंटरनेशनल लॉ और इंस्पायर करे न्यू जनरेशन ऑफ पीस लीडर। फिर और अगर इन्वायरमेंटल एनजीओ को देखें तो जैसे ग्रीन पीस हो गई, वर्ल्ड वाइड फंड हो गया, इनका कैंपेन रहता है प्रिवेंट करना है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को और बिल्ड करना है प्लानट जहाँ पर ह्यूमन रह सके हारमनी के साथ, हारमनी में नेचर के साथ। तो अगर देखें गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स दैट इजिली हेल्प टू डिफ्रेंशिएट टाइप ऑफ एनजीओ।
एक्रोनिम्स दिया गया है जहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनजीओज़ को। इंगो स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एनजीओ, अगर इंगो लिखा हुआ तो उसका मतलब इंटरनेशनल एनजीओ। ई एनजीओ लिखा हुआ तो मतलब इन्वायरमेंटल एनजीओ। RI लिखा हुआ री RI लिखा हुआ तो रिलीजियस इंटरनेशनल एनजीओ, कैथोलिक रिलीफ सर्विस। अगर गो एनजीओ लिखा हुआ है तो इनका मतलब गवर्नमेंट ऑपरेटेड एनजीओ। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओ की बात कर रहा है। तो व्हेन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर अडॉप्टेड कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कौन थे इसके? एलेनोर रूजवेल्ट, ठीक है। तो इन्होंने प्रिंट किया था क्यूरियस ग्रैपीवाइन would carry the message of UDHR and its violation beyond barbed wire and through stone walls. The curious grapevine she spoke of seems to be none other than NGOs, as they are the one who continue to create a global awareness. ये global awareness, be it human rights issue, environmental, nuclear arm stockpiling, etc. NGO are gaining more and more importance and exerting a great influence in world. NGO are an alternative to government for a specific issue. In their heart, everyone wants peace, but discussion between nation and state tend to give priority to strategy and consideration of gain and loss rather than the basic anti-war sentiment शेयर बाय पीपल एट द ग्रास रूट लेवल एवरीवेयर। तो ये कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल में पीपल चाहते हैं कि बेसिक जो है एंटी वार है, वाल के अगेंस्ट में सेंटीमेंट है उनका, उसी चीज़ को एक प्रायोरिटी स्ट्रैटेजी बना करके हमें गेन करना किसी तरह। ड्यू टू देयर नॉन पॉलिटिकल नेचर, NGOs more accurately reflect the concern of ordinary people। जो कि NGO नॉन पॉलिटिकल होता है उसका नेचर, तो ऑर्डिनरी पीपल्स काफ़ी ज़्यादा को वो समझ सकते हैं। हैव अ ग्रेटर फ्रीडम एंड करेज टू टेक अ मॉरल एंड ग्लोबल स्टैंड ऑन इशूज़। अब अगर सेकंड पैराग्राफ में देखें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंस NGO आर मोस्टली ग्रास रूट activists, they tend to have more familiarity with the local conflict environment, closer contact with the people, and therefore have been ascribed with the ability to play a preventive role too. They do this by a system of gathering information and giving early warning to government. Another major peace building role played by them is through capacity building, conducting training of local leaders, as this help in strengthening civil society and social system, expanding their grassroots network. These organizations contribute greatly to peace and arm reduction and to solving a wide range of global problems like human rights issues, development environment, food security, population, even distributing aid in battle zone। अब ये तो हमने देख लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है ना, इम्पोर्टेंस क्या है ये देखा। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस में ये भी देखा कि NGO ग्रास रूट लेवल पे एक्टिविस्ट काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है। मेथड एंड स्ट्रैटेजी क्या होती है जो कि यूज़ करते हैं NGOs, तो अगर हम देखें as seen above, NGOs have different goals and have vary in their method of operation and strategy. However, three indispensable steps they have to go through after identifying their goal are information gathering or fact finding। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फैक्ट को ढूंढता है, इवैल्यूएट करता है और डिसमेंशन करता है, फिर बांटता है, ठीक ना। विथ एमरजेंस ऑफ इंटरनेट एंड द वेब, NGOs आर एबल टू क्विकली डिसमिनेट और पब्लिश देयर इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट, ठीक है। इंटरनेट के द्वारा काफ़ी हेल्प हो रहा है इन्हें। देन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द NGOs इज रिजॉर्ट टू एडवोकेसी, अर्ली वार्निंग, लॉबिंग और सेविंग नेशनल एंड environmental agencies, engaging in humanitarian relief, legal aids, and other form of direct assistance. In case of human rights NGO, the first crucial step for them is standard setting, that is establishing international norms which are set forth in legally binding treaties which have been negotiated and ratified by government। तो NGO का पहला क्रूशियल स्टेप क्या रहता है कि जो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रहती है जो कि हमारे नेशनल गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया गया रहता है उसे ही वो इम्प्लीमेंट करते हैं अच्छे तरीके से। और उसका उनका अगला स्टेप रहता है रिसर्च और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन राइट अब्यूसेस, और उसके बाद आता है लॉबिंग ऑफिशियल एंड मीडिया, देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द विक्टिम। तो ये तीन तरीके से, तीन रास्ते हैं इनका, तीन स्ट्रैटेजी है, तीन स्ट्रैटेजी के द्वारा ये फुलफिल करते हैं। सॉरी मैं ये सामने रखना भूल गया था।
तो ये आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। ऐसे मैंने बोला, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब यहाँ पर है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट एनजीओ। तो लेट अस टेक अ लुक एट द कमेंडेबल पीस बिल्डिंग वर्क बीइंग डन बाय सम वेल एनजीओ। तो कुछ एनजीओ ने काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे कि कह सकते हैं डॉक्टर विदाउट बॉर्डर। ये भी एनजीओ है जो कि मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स, एमएसएफ भी कहते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ है, ठीक है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन, ये मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था डॉक्टर के द्वारा और जर्नलिस्ट के द्वारा फ्रांस में 1971 में, समझे। और ये ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इसे ऑपरेट किया था ऑफ एनी पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस एजेंडा। One of the reason that is able to work independently is because 89% of its funding from private sources, not government. Today is provide aid in nearly 60 countries to people caught in a crisis occurring due to armed conflict, epidemic, malnutrition, exclusion from healthcare or natural disaster. From this commendable work, MSF received Nobel Peace Prize, ये भी important है, इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। मेडिकल टीम फर्स्ट कंडक्ट इवैल्यूएशन ऑन ग्राउंड टू डिटरमाइन द मेडिकल नीड्स ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन। एट टाइम एमएसएफ स्पीक आउट पब्लिकली इन एन एफर्ट टू ब्रिंग अटेंशन टू नेग्लेक्टेड क्राइसिस, alert the public to abuse the challenge inadequacy of aid system or to challenge the diversion of humanitarian aid for political interest। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, पहला इनका क्या रहता है, पहले ये ग्राउंड इवोल्यूशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कितने लोगों को अफेक्टेड हुए, कितना मेडिसिन मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। उसके बाद ये पब्लिक से बताते हैं कि क्या बचना है, कैसे क्या आप क्राइसिस को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, अलर्ट कैसे रहे, क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बात करते हैं। और जो इन एडुकेसी में चैलेंज आती है, वहाँ पर फिर पॉलिटिकल डाइवर्सन फिर किया जाता है। चैलेंजेस है डाइवर्सन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये लास्ट का है। MSF concentrate mostly on crises arising due to armed conflict and their ongoing and less visible crises like exclusion from healthcare. In fact, 50% of their program for helping victim of armed conflict, तो ये मेनली फोकस करता है आर्म कॉन्फ्लिक्ट का। ये मेडिकल केयर प्रोवाइड कराता है, जो पकड़े जाते हैं वार जोन में, जो इंजर्ड हो जाते हैं गन शॉट से, जिन और या जिन्हें चाकू मार दिया जाता है, जो बॉम्बिंग में या सेक्सुअल वायलेंस होता है, उन्हें ये प्रोटेक्ट करते हैं। और ये रेफ्यूजी को भी ये ट्रीटमेंट देते हैं, और माल न्यूट्रिशन को भी ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी ट्रीट करते हैं, टेम्प्रोरी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और एपिडेमिक में ये काफ़ी क्विकली रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि कोलेरा को अगर फैल गया उसे रोकने के लिए, मिसल्स, मेनिकिट्स से। माल न्यूट्रिशन इज द की फैक्टर इन डेथ ऑफ 5 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। 2006 में बताया गया है कि 1.5 लाख बच्चों को इन्होंने माल न्यूट्रिशन को चिल्ड्रन को ट्रीट किया। रेडी टू यूज़ फूड विच इज़ मिल्क, अ पीनट बेस्ड, सॉरी यार ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर है, ये माफ़ करना मुझे। तो ये इनका काम के बारे में बताया जा रहा है, जो कि इनका नाम है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर। ये क्या क्या करते हैं। अब फिर ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी एनजीओ है ह्यूमन राइट्स के लिए, जिसे फॉर्म किया गया था 1978 में एज हेलेंस्की वॉच बाय रॉबर्ट बर्नस्टीन। और ये मॉनिटर करते हैं कंपाइल्स ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्री विथ ह्यूमन राइट्स प्रोविजन ऑफ हेलेंस्की अकॉर्ड। हेलेंस्की अकॉर्ड याद रखना। इनिशियली इट इज स्कोप वाज लिमिटेड टू क्रिएटिंग अवेयरनेस, इनका पहले स्कोप था सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पे। कहाँ पे, सोवियत यूनियन में एंड कम्युनिस्ट ईस्ट यूरोप कंट्री में। टुडे इसका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जो कि ट्रैक करता है डेवलपमेंट 80 से ज़्यादा कंट्रियों का, और जो कि प्रोग्राम किस पे बेस रहता है, वुमेंस राइट्स पे, चिल्ड्रन राइट्स पे, टेररिज्म में, काउंटर टेररिज्म में, यूज़ ऑफ एब्यूसिव वेपन इन वॉरफेयर, HIV एड्स, राइट्स ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर पीपल, ह्यूमन राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल जस्टिस, रेफ्यूजी, इन सब चीज़ पे ये फोकस करता है। और ये इंडिपेंडेंट होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इन्हें सपोर्ट किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज होता है। और यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पर गवर्नमेंट के फंड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। और ये जो अपना गोल अचीव करते हैं ना, वो
फैक्ट को रिपोर्ट करके वो करते हैं, और यहाँ ये इन्वेस्टिगेट भी करते हैं जो एलिगेशन लगा रहता है ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर, और उस एब्यूज़ को डॉक्यूमेंट भी करते हैं। तो ये काफ़ी सारे काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बैन किया लैंड माइंस को, काफ़ी सारी चीज़ें। 30 ईयर में ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या क्या काम किया जो कि ह्यूमन राइट्स को एडवांस कर सके, उसकी रेस्पेक्ट। तो लीडिंग एन इंटरनेशनल कोलिशन किया टू प्रेस फॉर एडॉप्शन ऑफ ट्रीटी बैनिंग यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर को बैन किया इन्होंने। यहाँ पर सॉरी चाइल्ड लेबर को, चाइल्ड सोल्जर को बैन किया। और ये डॉक्यूमेंटिंग किया अब्यूज़ बाय यूनाइटेड स्टेट इन द वार ऑन टेरर, इंक्लूडिंग CIA, सीक्रेट डिटेंशन, इंट्रोगेशन, रेंडेशन प्रोग्राम, टॉर्चर ऑफ डिटेनीज इन इराक, अफगानिस्तान, गौतानामो, अनफेयर ट्रायल। तो पुलिस के द्वारा अरेस्ट करने के बाद जो भी अनफेयर होता था ना, उस सब चीज़ों पे इन्होंने डॉक्यूमेंट किया। वर्किंग टू अचीव कंप्रेहेंसिव ट्रीटी बैनिंग एंटी पर्सनल लैंड माइंस, है ना। फिर डॉक्यूमेंटिंग वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ वार इन न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बोस्निया, चेचनिया, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोसोवो, जॉर्जिया, इसराइल एंड ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेररिस्ट इलाक, लेबनान, सोमालिया। तो यहाँ काम किया इन्होंने। इंटरनेशनल वार क्राइम ट्राइब्यूनल पे भी इन्होंने काम किया। प्रोवाइड किया एविडेंस ऑफ अब्यूसेस लीडिंग टू कन्विक्शंस ऑफ ऑफिसर फ्रॉम दी फॉर्मर यूगोस्लाविया एंड रवांडा, हेल्पिंग फोकस अटेंशन ऑन अब्यूज़ इन चाइना अहेड ऑफ ओलंपिक गेम्स में जो ये सब हुआ। डॉक्यूमेंट किया द किलिंग एंड मेमिंग ऑफ सिविलियन बाई क्लस्टर मुटिनस इन कोसोवो, अफगानिस्तान। तो ये सब चीज़ों पे काम किया। तो UN प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स इन दिसंबर 2008 में मिला। UN प्राइज मिला है इसे ह्यूमन राइट्स 2008 में। किसे? ह्यूमन राइट्स वॉच को। यहाँ लिखा हुआ है। फिर है आपका इंटरनेशनल सेंटर ऑन नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इंटरनेशनल सेंटर है जो कि नॉन वायलेंट तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करेगा। कैसे करेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग NGO ये है, और ये इंडिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल फाउंडेशन है। तो नॉन वायलेंट तरह से करेगा तो ये एजुकेशनल आया। डेवलप करता है, इंकरेज करता है स्टडी यूज़ ऑफ सिविलियन बेस्ड नॉन मिलिट्री स्ट्रैटेजी टू सिटीजन, कंडक्ट वर्कशॉप फॉर एक्टिविस्ट, NGOs, मीडिया प्रोफेशनल एंड पॉलिसी मेकर साथ मिल करके ये काम करते हैं। दे ऑल्सो डेवलप लर्निंग मटेरियल फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, ये भी बनाते हैं। इनका गोल रहता है नॉलेज को स्प्रेड करना, रिलेटेड टू कैसा नॉलेज? नॉन वायलेंट नॉलेज को स्प्रेड करना। व्हाट इज़ नॉन वायलेंट यहाँ पूछ रहा है। व्हेन सिविलियन यूज नॉन वायलेंट टैक्टिक्स सच एज ए स्ट्राइक एंड बॉयकॉट टू फाइट फॉर देयर राइट्स और डिफीट देयर अपोनेंट, इट इज़ कॉल्ड नॉन वायलेंट। मतलब किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा करके नहीं, एक एथिक्स के वे में प्रोटेस्ट करना। पेटिशन, परेड, वॉकआउट एंड मास डेमोन्स्ट्रेशन मोबिलाइज इंटेंसिफाई द पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो इस तरीक़े से हम कर सकते हैं। अब देखो जो नॉन वायलेंट में है वो सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? अंग सन सू की इज लीडिंग नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिखने में काम आएगा ऐसे में। और सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग, तो यहाँ पर डायलॉग करके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। डायलॉग मतलब कि कम्युनिकेशन के थ्रू, डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू, या तो NGOs एक दूसरे से मिल करके इकट्ठा होकर काम करना है। तो इसका फाउंडेशन अगस्त 1990 में होता है। ये इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और ये वर्ल्ड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है एलिवेट करना सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन काउच ऑफ इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट बाय एक्टिंग एज अ मीडिएटर एंड बाय प्रोवाइडिंग अदर मीडिएटर विद सपोर्ट दे नीडेड टू वर्क इफेक्टिवली। और ये हाँ ऐसा इनका काम है। अब ये एक्शन टू प्रिवेंट एंड रिजॉल्व, ये देखो पॉइंट्स वाला, रिजॉल्व आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉलोइंग, क्या एक्शन लेता है? प्रिवेंट करता है या रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को? ये डिस्कशन प्रोवाइड कराता है इंक्लूडिंग एक्टिंग एज अ मीडिएटर व्हेन अप्रोप्रिएट। इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई तो बीच में ये मीडिएशन करेगा। इंश्योरिंग दैट द पार्टीज आर एबल टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन नेगोशिएशन। ठीक है, पार्टीज़ को इफेक्टिवली नेगोशिएट करेगा, पार्टिसिपेट करवाएगा, मोबिलाइज कराएगा ह्यूमैनिटेरियन
diplomatic or political response, contributing policy input on relevant substantive issues में, providing other specific adapted service such as financing mechanism and other logical support where the assistance of private foundation is required. तो ये काम है सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग, तो ये सब चीज़ करता है। अब फिर इंटरनेशनल कैंपेन टू लैंड माइंस, तो ये डिसआर्मामेंट में आएगा, ठीक ना। तो इनका भी काम ऐसा ही है, ठीक है। ये रहा इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस। तो यहाँ पर ये भी करता है। लैंड माइंस क्या कह रहा है? वेपन प्लेस अंडर ऑन द ग्राउंड विच एक्सप्लोड अंडर कंटेंट और प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, समझे। अब इनके बारे में कौन बात करते हैं? जॉर्डी विलियम्स बात करते हैं, हॉरर ऑफ लैंड माइंस एंड हाउ सोल्डर इनोसेंट सिविलियन वुमेन चिल्ड्रन हैड बीन मेम फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ इट, समझे। तो ये सब इन्होंने देखा है, लैंड माइंस से कैसे लोग मरते हैं क्या। तो अब ये उन्हीं के बारे में बात करते हैं, लैंड माइंस। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिसंबर 1977 में 125 गवर्नमेंट गैदर हुई थी ओटावा में, जो कि साइन कर रहे थे माइन बैन ट्रीटी, ठीक ना। माइन बैन ट्रीटी कब साइन हुआ? 1987 में। और ट्रीटी में क्या होना चाहिए था? बैन द यूज, प्रोडक्शन, ट्रांसफर एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइंस। एंटी पर्सनल, अगर वो पॉजिटिव यूज़ के लिए तो ठीक है, पर एंटी पर्सनल के यूज़ के लिए हो तो इन सब चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। प्रोडक्शन पे, ट्रांसपेरेंस पे और जमा करने पे, स्टॉक पाइलिंग पे। डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल विद इन 4 years ऑफ साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन कमिंग इन टू फोर्स। तो जो भी कंट्री ने साइन किया था उन्हें ये काम करना था। क्लियर मिनीफील्ड विद इन 10 year, सारे लैंड माइंस फील्ड को क्लियर करना है 10 साल के अंदर। कोऑपरेट करना है कंप्लायंस रेजिम में। फिर ग्रीन प्रेस, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करता है। इसका काम क्या होगा? पहले तो ये देख लो, डिग्रेडेशन 1971 से डिग्रेड होना शुरू हुआ है 14 कंट्रीज से। तो ग्रीन प्रेस स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट एंड प्रोमोट पीस, ठीक है। तो पहला, डिफेंडिंग द ओशन बाय चैलेंजिंग वेस्टफुल डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, ये लिखना है। अब 2007 में इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया कि 25% तक की सी को हम डिस्ट्रक्टिव होने से रोकेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फिर दूसरा है, अरे सॉरी यार, ग्रीन पीस। यहाँ पर ये देखा 1971 में ये से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बाद इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। पहला, डिफेंडिंग द ओशियंस बाय चैलेंजिंग वेस्टफुल डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, ये करेंगे। 2007 में प्रोटेक्ट किया था 25% सी को डिस्ट्रक्ट होने से, जो कि फिशिंग मेथड था उससे। और दूसरा में है प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड एंशियंट फॉरेस्ट एंड एनिमल प्लांट एंड पीपल डैट डिपेंड ऑन देम। प्रोटेक्ट करेगा वर्ल्ड का एंशियंट फॉरेस्ट या एनिमल या प्लांट हो या पीपल हो, उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये चीज़ याद रखना है आपको। फिर ये काम करेगा वर्किंग फॉर डिसआर्मामेंट एंड पीस बाय टैकलिंग द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉलिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन, ये भी करेगा। तो इसका पहला कैंपेन था 1971 में, बियर विटनेस यूएस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था अमेचिका नियर अलास्का में। इस बेसिस पे इन्होंने ये कहा था। फिर क्रिएटिंग टॉक्सिक फ्री फ्यूचर विद सेफर अल्टरनेटिव टू हजार्डस केमिकल इन टूडेज प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी खान पीन या लिपस्टिक वगैरह में जो हम लोग टॉक्सिक मटेरियल यूज़ करते हैं ना, उसे चेंज करना, सेफर अल्टरनेटिव चाहिए। तो 2005 में क्या होता है, ग्रीन पीस इनकरेज करता कंपनीज को। तो क्या हो, 2009 में एप्पल ऐसा फर्स्ट पीसी मेकर था जो एलिमिनेट करता है हजार्डस प्लास्टिक अपने लैपटॉप से, आई मैक से, मैकबुक से। और 10 में क्या होता है, जो विप्रो है वो अनाउंस करता है ग्रीन वेयर कंप्यूटर विच इज़ पीवीसी, BFR फ्री कंप्यूटर। पीवीसी इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग प्लास्टिक एज वेन बर्न इट प्रोड्यूसर डायोक्सिन विच इज़ कैरियोजेनिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कैंपेनिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय रिजेक्टिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इको, इनकरेजिंग सोशली रेस्पॉन्सिबल फार्मिंग।
तो यहाँ पर क्या है, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन आ गया है, रिजेक्ट करता है इंजीनियर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका ये जो होता है, हम क्या कहते हैं इसे यार, जीन एडिटिंग वगैरह जो कंसेप्ट है, यहाँ पर ये बात करता है। इंडिया अप्रूव किया था मोन्सोटो बीटी ब्रिंजल टू बी ग्रोन इन इंडिया। बीटी ब्रिंजल, ये बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियस थेरियम। ब्रिंजल पीस क्या था, ग्रीन पीस पुट्स इन अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड क्रिएटेड अवेयरनेस आउटरीच अमंग साइंटिस्ट फार्मर। तो इम्पोज डिसीज बीटी ब्रिंजल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में मोरेटोरियम लगा दिया था, ठीक ना, जिससे प्रोटेक्ट कर सके इंडियन एग्रीकल्चर को। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स को थ्रेट है फूड सिक्योरिटी के लिए, और क्योंकि ये लगातार फेल्ड हो रहा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में। सम जी प्लांट कॉन्स्टेंटली लेस देन देयर नेचुरल काउंटर पार्ट्स, तो ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है टेकिंग अप अ काउस। क्या स्टेप लेना है? फर्स्ट स्टेप टेकन बाय एनजीओ इज टू आइडेंटिफाई टेक अप काउस। लेट अस लुक एट द फाउंडिंग रीजन फॉर द वर्ल्ड सेंटर Comparison for Child International by Mr. B.T. Williams of Ireland. This is an NGO which found due to courage and compassion of single individual. एक सिंगल वुमेन ने इसे फॉर्म किया था, इस एनजीओ को, नॉर्दर्न आयरलैंड में, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा। फिर अगस्त 1900 क्या होता है, मिसेस विलियम्स वाज ड्राइविंग थ्रू Belfast with her daughter in back seat. A gateway car bearing an IRA gunman was shot by a British soldier. Gunfire ensued and Irish Republican car careened out of control, smashing into the an iron fence and killing three innocent young children, critically injuring their mother, who happened to have walking down that road. Mrs. Williams was so angered by their senseless killing that she decided to make a personal effort to bring an end to this tragedy of Ireland. तो ऐसा इंसिडेंट होता है, ये एक तरह से क्या काउ से लिया जाता है ये। तो नोबल पीस प्राइज फॉर देयर ग्रासरूट वर्क, तो इन्हें नोबल पीस प्राइज मिलता है मेरिट। इसकी 3 बेटी थी जो कि मर गई, तो ये काम करती है पीस मूवमेंट के लिए। अब समरी आप देख लेना कि क्या है। देखो, ये डॉक्टर दैसाकु इकेडा, ये ग्लोबल पीस मूवमेंट में आता है इनका नाम। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ लेना आप खुद से। तो टर्मिनल क्वेश्चन में क्या था, वाहू इज एनजीओ लिखे, डिफाइन डिफरेंट क्लासिफिकेशन और थ्योरी लिख दोगे। गिव डिटेल ऑफ एनजीओ डूइंग वर्क इन एरिया ऑफ इन्वायरमेंट और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ये भी लिख दोगे। डिस्क्राइब स्टेप एंड स्ट्रेटजी यूज बाय ह्यूमन राइट एनजीओ टू अचीव देयर पर्पस, ये भी आप लिख दोगे। तो इसकी प्रैक्टिस हम इन सब क्वेश्चन की, हम पीस मूवमेंट की जो भी पीस से रिलेटेड है उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ ही करेंगे। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है आपका रोल ऑफ एनजीओ इन पीस प्रोसेस, यही है ना चैप्टर का नाम, रोल ऑफ एनजीओज इन पीस प्रोसेस। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ग्लोबल पीस मूवमेंट देखना ज़रूर।